अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज मेरे पास आपको देने के लिए 3 खुशखबरियां हैं और इन तीनों का ताल्लुक पाकिस्तान के छोटे सूबों से है। पहली तो सूबा सिंध से है, जिसकी हुकूमत का दावा है कि उसने 23 छोटे डैम्स मुकम्मल कर लिए हैं, जबकि 42 पर काम जारी है। जी हाँ, ये सूबा सिंध की बात हो रही है। दूसरी खुशखबरी सूबा बलूचिस्तान से है, जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्ट रिफाइनरी लगने जा रही है, जहां पर दुनिया में सबसे ज़्यादा नमक बना करेगा। और तीसरी खुशखबरी पाकिस्तान के नए बनने वाले अबूरी सूबे गिलगित बल्तिस्तान से है, जिसकी हुकूमत ने बाकायदा तौर पर अबूरी सूबा करार दे दिया है। अब इसे कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर भी नशिस्तें मिलेंगी। आइए चलते हैं अपनी पहली खुशखबरी की तरफ। तो हुकूमत सिंध ने दावा किया है कि उसने छोटे छोटे 23 मुख्तलिफ जगह पर छोटे डैम्स बना लिए हैं, मुकम्मल कर लिए हैं। ऐसे ही डैम का इफ्तिताह चंद दिन कबल कालीदास डैम है नंगर पार्कर में, उसका इफ्तिताह किया जो वज़ीर आला सिंध है। उसके बाद उन्होंने ये अनाउंस किया कि 23 हमने मुकम्मल कर लिए हैं, जबकि 42 पर काम मुख्तलिफ मराहिल में है। जो कालीदास डैम है, ये छोटा डैम है, इसके अंदर तकरीबन 33 करोड़ गैलन पानी महफूज किया जाएगा और इन 42 में भी से 12 के करीब जो डैम्स हैं वो सन 2022 तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। ये बहुत अहम डेवलपमेंट होगी। जो सहराए थर है उसके अंदर एक पहाड़ी इलाका आता है जो नगर पार्कर का इलाका है, वहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती है। अगर उस बारिश को महफूज कर लिया जाए तो जो कम से कम 82 थर के हैं उनके अब पूरे साल की ज़रूरत पूरी की जा सकती है। तो अब जो डैम्स ये बने हैं और जो डैम बनने जा रहे हैं, पहले बात करते हैं जो डैम बन चुके हैं। ये डैम जो है ये तकरीबन 25 देहातों की पानी और मवेशियों की ज़रूरियात पूरी करेंगे, जबकि ये तमाम डैम्स जब बन जाएंगे थर के अंदर तो इनसे 85 देहात जो हैं वो मुस्तफ़ीद होंगे और इसी के साथ साथ तकरीबन 85,000 एकड़ रकबा जो है वो काबिल काश्त बनाया जा सकेगा। सिंध के अंदर जो थरपारकर गज़ीरा है उसके अंदर एक इलाका है क्रोंजर, उसके अंदर बहुत बारिश होती है। देखा जाए तो सालाना 36 अरब गैलन बारिश होती है वहाँ पर। अगर इस 36 अरब गैलन का 1/3 यानी तकरीबन 10-12 अरब गैलन पानी भी महफूज कर लिया जाए तो वो पूरे थरपारकर ज़िले की तकदीर बदलने के लिए काफ़ी होगा। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि वो ना सिर्फ इन तमाम डैम्स को बनाए, बल्कि इन डैम्स को बनाने के बाद इनकी प्रॉपर मेंटेनेंस रखे, इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे, ताकि इनसे आवाम को भी फ़ायदा होता रहे। ये ना हो कि इन डैम्स को बनने के बाद इनको उस इलाके के वडेरों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए, जो अपनी फसलात और अपने मवेशियों को तो पानी दें, जबकि गरीब हारियों को जो वहाँ पे छोटी अक़लियती आबादी रहती है उनको कुछ ना मिल सके। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो बलूचिस्तान में है, वो है हब के मुकाम पर एक 1.5 लाख एकड़ रकबे के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्ट रिफाइनरी बनने जा रही है। आपने इससे पहले ऑयल रिफाइनरी का नाम तो सुना होगा, लेकिन ये सॉल्ट रिफाइनरी वो रिफाइनरी होती है जो समंदर के पानी से समंदर के पानी को रिफ़ाइन करके उससे सॉल्ट बनाती है। तो जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर दुनिया के दूसरे बड़े ज़खायर तो मादनी पत्थर है जो हमारा नमक है, उसके अलावा भी हमारा बहुत बड़ा एक जो सी शोर है, हमारी कोस्ट लाइन है, उससे भी नमक बनाया जा सकता है। और ये जो नमक होता है ये नॉर्मली इंडस्ट्रियल यूज़ में इस्तेमाल होता है, यानी कि लेदर के अंदर बहुत नमक इस्तेमाल होता है, टेक्सटाइल में इस्तेमाल होता है, केमिकल में इस्तेमाल होता है। तो ये नमक थोड़ी कम क्वालिटी का होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो रिफाइनरी बनने जा रही है सॉल्ट की, ये मैक्सिको में मौजूद जो रिफाइनरी है दुनिया की सबसे बड़ी, जिसका नाम है एक्सपोर्टाडोरा डी साल्टा, जो तकरीबन 86,500 एकड़ के ऊपर मुहित है और हर साल 1 करोड़ टन नमक बनाती है, उससे ज़्यादा बड़ी होगी, यानी 1.5 लाख एकड़ पर मुहित होगी और हर साल तकरीबन 3 करोड़ टन नमक बनाया करेगी। इसके बाद होगा कि पाकिस्तान इस नमक को एक्सपोर्ट करके सालाना 1 अरब डॉलर्स यानी 160 अरब रुपए कमा सकेगा और इस रिफाइनरी से जो है उस इलाके में तकरीबन 2000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। एक बात ज़हन नशीन रखिए कि ये रिफाइनरी जो है ये ख्योड़ा से नमक नहीं मंगवाएगी। ये रिफाइनरी समंदर के पानी को और सिंध के अंदर मौजूद 170 नमकीन पानी यानी खारे पानी की झीलें हैं वहाँ से पानी लेगी और उसको रिफ़ाइन करने के बाद उसमें से नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए नमक निकाल लेगी। उस नमक को निकालने के बाद पैक करके पूरी दुनिया में बेचा जाएगा और पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा नमक एक्सपोर्टर बन जाएगा।
ये बहुत आम डेवलपमेंट होगी, क्योंकि नमक के बारे में कहा जाता है कि ये 6000 से लेकर 50,000 तक मुख्तलिफ अक़साम के केमिकल्स में इस्तेमाल होता है। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान पूरी दुनिया के जो सॉल्ट का पोर्टफोलियो है उसके ऊपर आने में कामयाब हो जाएगा। और एक ख़बर हमारे जो गुलाबी नमक से मुतालिक है वो ये है कि पाकिस्तान ने जब 2019 के अंदर इंडिया ने कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा किया, उसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया को तमाम किस्म के एक्सपोर्ट बंद कर दी, जिसमें हमारा गुलाबी नमक भी शामिल है। तो उसके बाद मैं कम से कम पाकिस्तान में ये नोट कर रहा हूँ कि 5 से 6 कंपनियाँ ऐसी हैं जो पहले सिर्फ मसाला जात बनाती थी, बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला, अब वो बाकायदा पाकिस्तान का गुलाबी नमक के नाम से ना सिर्फ पाकिस्तान में बेच रही हैं, बल्कि उनमें से चंद ने पाकिस्तान से पाकिस्तानी गुलाबी नमक अब दुनिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अब इंडिया पाकिस्तान का गुलाबी नमक इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, उसके लिए मुकम्मल तौर पर बैन लग चुका है। अब हम आते हैं आज की आखिरी और तीसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो है जी गिलगित बल्तिस्तान, जो पहले एक किस्म की आज़ाद रियासत पाकिस्तान में मर्ज हुई थी, उसको पाकिस्तान ने एक अबूरी सूबा बनाने का ऐलान कर दिया है। ये एक बहुत अच्छी और खुशाइंद ख़बर है। ये देर आए दुरुस्त आयत वाली बात है। इसका फ़ायदा उस आवाम को ये होगा तो उनको कौमी असम्बली में तकरीबन 4 नशिस्तें मिलेंगी, जिनमें से 3 डायरेक्ट इलेक्ट होकर लोग आएंगे, 1 ख़वातीन की नशिस्त होगी। इसी तरह 2 से 3 नशिस्तें इनको सेनेट में मिलेंगी। इनसे क्या होगा कि वहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं वो डायरेक्टली इस्लामाबाद तक पहुँचेंगे, यहाँ उनकी कानून साजी हो सकेगी। यहाँ पर कोई पिक एंड चूज़ नहीं होगा। पहले होता था कि वज़ीर आज़म का सवाबदीद था कि जो चाहे कानून बनाकर तब्दील कर दे। उन लोगों को वही कवानीन, वही उसूल, वही अखलाकियात और वही तमाम सहूलियात मैसर होंगी जो कि बाकी पाकिस्तान के हिस्से को होंगी। इससे पहले एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो चुकी है कि फ़ाटा का जो इलाका था पाकिस्तान में, जिसको हम बहुत सारे लोग नो गो एरिया या इलाका गैर कहते थे, वो गुज़िश्ता 2 साल पहले तकरीबन वो पूरे पाकिस्तान के अंदर मर्ज हुआ, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का मुकम्मल हिस्सा बन गया है। अब वो कोई इलाका गैर नहीं है, वो आम सेटल्ड एरिया है। अब ये गिलगित बल्तिस्तान का इलाका भी एक पूरे सूबे की सूरत इख्तियार कर गया। इसका एक फ़ायदा और भी होगा कि अब उन इलाकों के अंदर जो डैम्स बन रहे हैं, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जो बड़ी आला सड़कें बन रही हैं, उसके लिए वर्ल्ड बैंक से, IMF से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, तमाम बैंकों से जो कर्ज़ा लेने में मुश्किलात होती थी, क्यों वो कहते थे आपका इलाका मुतनाज़ा है, हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दें, हमारी इन्वेस्टमेंट डूब जाए। तो अब आपको ये इलाका आपने जब डिक्लेयर कर दिया पूरी सूबा, तो आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, आपको कर्जे मिलेंगे। यहाँ एक बात समझने की है कि गिलगित बल्तिस्तान को मुकम्मल सूबा क्यों नहीं बनाया गया, तो वो इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक यहाँ पर इस्तिस्वाब राय होना है, यानी कि लोगों ने रेफरेंडम करना है। तो अगर कभी रेफरेंडम हुआ और हमने इसको मुकम्मल सूबा बना लिया हुआ, तो यहाँ के लोग उस रेफरेंडम का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। और वहाँ की चूँकि आबादी, मुस्लिम आबादी कम हो जाएगी, वहाँ पर हिंदू ज़्यादा आ चुके हैं, सिख आ चुके हैं, तो वो उस इस्तिस्वाब राय के ज़रिए उसको बड़ी आसानी से हमसे हथिया सकेंगे। चूँकि इसको हमने अबूरी सूबा डिक्लेयर किया होगा, तो अगर कभी दोबारा इस्तिस्वाब राय होता है, अल्लाह करे, जो हमारी उम्मीद है कभी ना कभी ज़रूर होगा, हमारे कश्मीरियों को उनका हक़ मिलेगा, तो उस सूरत में ये गिलगित बल्तिस्तान के लोग, आज़ाद कश्मीर के लोग भी, जो कि यकीनन पाकिस्तान के हक़ में वोट डालेंगे, इनका वोट और वहाँ के मुसलमानों का वोट डलकर पूरा कश्मीर, लद्दाख पाकिस्तान के हिस्से में आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये थी आज की खुशखबरियाँ। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।